नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र 2022 इंडियन पॉलिटी पे जो है वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग शासन प्रणाली याद देखेंगे। इसके पहले के जितने चैप्टर हैं वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसका जो है आपके वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज शुरू करते हैं शासन प्रणाली के नोट से। राजतंत्र क्या है? तो यह शासन का एक प्राचीनतम रूप है जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है जो राजमुकुट धारण करता है। वह आनुवंशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है। कुलीन तंत्र, इसे अरिस्टोक्रेसी का भी कहा जाता है। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती है तथा वही इसका प्रयोग करते हैं। अगला है इसमें तानाशाही, जिसे अधिनायक तंत्र भी कहा जाता है। यह एक ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है जो बल के प्रयोग के माध्यम से अपने पद पे आसीन होता है तथा किसी भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। प्रजातंत्र जो होता है वह वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है। ध्यातव्य है कि प्रजातंत्र वहाँ विद्यमान होता है जहाँ जनता में सत्ता निहित होती है, अर्थात जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में कई रूप हैं, जिनमें प्रमुख है संघात्मक शासन, एकात्मक शासन। इन शासन प्रणालियों को व्यवहारतः संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग तथा सरकार या सत्ता। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है। इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता। वर्ष 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय भारत पर भारत की जनता का शासन नहीं था, बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति बहुमत तक रहता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप से बांटा गया है। यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है और भारतीय प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है? जिसमें हम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, में समस्त कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में निहित है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोच्च उदाहरण अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव के लिए अपने चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र की होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है, जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्टतः विभाजित किया गया है, इसलिए भारतीय संविधान को परिसंघी भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को सांसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुसार आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान और राज्यसभा में
असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर निर्वाचित व्यक्ति के आसीन होता है। भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों जो है व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है। केसी वेयर ने भारत को एक अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। तो केसी वेयर जो है वो अर्ध संघात्मक कहते हैं और जी ऑस्टिन सहकारी संघवाद कहा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। यह कथन केसी वेयर का है। बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। दोस्तों ये इसका जो है नोट्स था, नोट्स कंप्लीट हुआ। अब इस पे आधारित प्रश्न है और प्रश्न हम देखते हैं क्या प्रश्न आए हुए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी राज्य में से निवास करता हो और जिसकी एक संगठित सरकार हो। तो इसमें जो है बिना किसी बाह्य नियंत्रण का संप्रभु होना चाहिए, ये सबसे उचित है। ये ऑप्शन में राज्य की परिभाषा देखिए क्या दिया है। राज्य जो है स्टेट शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवासित संप्रभु व्यक्तियों के समुदाय से है, जिसकी एक संगठित सरकार हो, वह अपने आंतरिक और वैदेशिक मामलों में संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। वस्तुतः राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व हैं व्यक्ति, जनसंख्या अर्थात जनता होना चाहिए, सरकार या सत्ता होनी चाहिए, निर्धारित सीमांकन वाला एक भूभाग होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट है संप्रभुता अर्थात वह अपने घरेलू और बाह्य निर्णयों में स्वतंत्र हो। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है और इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता। इस आधार पर विकल्प ए में दिया गया कथन राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो इसमें जो है संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण होती है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, जिसमें जो संप्रभुता है सबसे महत्वपूर्ण होता है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अन्य तीनों तत्वों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जाएगा। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, केवल एक है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग और सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान है तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान में किस प्रकार शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था की गई है, एक संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। तो कार्यपालिका है इसमें विधायिका द्वारा नियंत्रित भी होती है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है। अगला क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में दिया है क्या होता है। न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है और विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है।
सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है कि निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है। यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है और ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो ये हो जाए ग्रेट ब्रिटेन या यूके, ये ऑप्शन। वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन यूके से परिलक्षित हुआ। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश में सबसे पहले हो गया था, ब्रिटेन में पहले हो गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। सामूहिक और उत्तरदायित्व वे ब्रिटेन में भी है। द्विसदनी विधायिका वहाँ भी एक करेक्टर है और न्यायिक पुनरावलोकन जो है ब्रिटेन में नहीं है, यही इसमें डिफरेंस है। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है, जिसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायी तथा द्विसदनीय विधायिका तथा भारत और ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। अगला क्वेश्चन है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल में किस प्रकार भिन्न है? बताना ब्रिटेन और भारत के संसदीय मॉडल में क्या भिन्नता है। जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। ठीक, और ये सही है। दूसरा है, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। दोनों सही है। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता की सिद्धांत को अपनाया गया है। वह संसद ही सर्वोच्च विधि प्राधिकारी है जो कि किसी विधि का सृजन या किसी विधि का समापन कर सकती है। दूसरी ओर भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार की व्यवस्था है, जिसके तहत संसद की विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा परिसीमित है। केशवानंद भारती बाद 1973 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया, तथापि यह भी निर्धारित किया कि संविधान की मूल संरचना या ढांचे में परिवर्तन करने वाला कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कथन एक सही है। कथन दो भी सही है, क्योंकि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत गठित की जाने वाली संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। अनुच्छेद 145(3) में प्रावधानित है कि जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होगी। इसे ही संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाएगा। संविधान पीठ जिसमें न्यूनतम जो न्यायाधीशों की संख्या होगी बेंच में 5 होगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो संसदात्मक सरकार भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, संघात्मक सरकार भी है, अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। ये अमेरिका में या श्रीलंका में ये सब चीज़ें हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार शासन प्रणाली तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य सही है, संसदीय पद्धति की सरकार सही है, संघीय नीति सही है, राष्ट्रपतीय पद्धति नहीं है, मतलब अध्यक्षात्मक पद्धति को राष्ट्रपतीय पद्धति कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है तथा यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि इसमें मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये इसका मेन कैरेक्टर है। बाकी गलत है। जो लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया सकता, ये मेन जो है इसका कैरेक्टर ये है, डी ऑप्शन। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, आर्टिकल 75(3) के तहत है। ठीक, संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति की निरंतरता को प्रदान करते हैं, अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, सी ऑप्शन सही है। कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? तो इसमें जो है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, नहीं। ठीक, राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जबकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष जो है पीएम होता है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 75(5) में उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा, अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, 75(3) में कहा गया है। इसलिए कथन 2 भी सही है क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है। भारत में राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जबकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, नहीं। जो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन है नहीं, कार्यपालिका विधायक के प्रति, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियाँ होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका विधायिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही को एक चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को व्यक्त करता है। ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है और उन्हें सभी के संतोष के निष्पादित करना। ऐसी सरकार को कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार में जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि है, ये ऑप्शन सही है। और उस शासन के हाथों को मजबूत करने की एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण हास्योन्मुख दशा में है, इसमें सी ऑप्शन सही है।
संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सरकार, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार में अंतर्निहित सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो राष्ट्रपति पद्धति में जो है समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिकी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं तथा उनका प्रयोग वह विधायिका से पृथक एवं स्वतंत्र रूप से या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। ये सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है और यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, 1 और 2 और 3 सही है। यह लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। यह सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करता बल्कि संघीय शक्ति जो है डिसेंट्रलाइज है। ठीक, 1, 2, 3 सही है। लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था की मूलभूत लक्षण है। तथापि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है बल्कि सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, व्यवस्था है। भारत एक प्रभुत्ता संपन्न राज्य है, सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, सही है। और भारत एक कल्याणकारी राज्य है, चारों सही हैं। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। यह एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया है। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो यह जो है सत्तावादी सरकार है, ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक संविधान संगत सरकार सही है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ है और लोकतांत्रिक सरकार है, तीनों सही है। डी ऑप्शन गलत है। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है, यहाँ गणतंत्र है ना कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यह सत्तावादी सरकार नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार प्राप्त होता है। तो भारतीय संविधान से सभी के जो है शक्ति, उत्तरदायित्व, कर्तव्य जो है संविधान में निहित है, तो संविधान से होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। संविधानिक सरकार का आशय क्या है? तो संविधानिक सरकार का आशय होता है कोई सरकार है और जो संविधान की सीमाओं में परिबद्ध हो, संविधान से बाहर नहीं होता बल्कि संविधान के अंतर्गत उसे कार्य करना पड़ता है, वही जो है संवैधानिक सरकार कही जाती है। संविधानिक सरकार से आशय ऐसी सरकार से है जो कि संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार की शक्तियाँ संविधान के तहत परिसीमित होती हैं तथा सरकार अपने प्राधिकार या शक्तियों के प्रयोग में संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती। संवैधानिक सरकार की व्यवस्था में सरकार यथा भारत में केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत संविधान होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कथन है, और क्योंकि भारत का अपना एक संविधान है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का एक संविधान है, लिखित संविधान है। ये दोनों सही है और ये जो है व्याख्या नहीं कर रहा है क्योंकि इसका कोई तर्क नहीं है कि भारत इसलिए लोकतांत्रिक क्योंकि इसका संविधान है। तो ये यार दोनों सही है लेकिन आर एक का सही व्याख्या नहीं करता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका प्रमाण संविधान के उद्देश्य का में प्रारंभिक शब्दों हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए से दर्शित है। लोकतंत्र का शासन वह रूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा लिए जाते हैं।
जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अतः अभिकथन ए और कथन आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करते। दोनों कथन सत्य हैं लेकिन एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो सुशासन की विशेषता कौन नहीं है? तो सुशासन में जवाबदेही भी होती है, कानून का नियम, रूल ऑफ लॉ होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, लेकिन लाल फीताशाही जो है नहीं होता है। नौकरशाही जो है, लाल फीताशाही जो है सुशासन की विशेषता नहीं है। लाल फीताशाही से और भी लेट होते हैं जो भी सरकारी कामकाज हैं, जबकि सुशासन में और उनमें पारदर्शिता आती है और भी तीव्रता से कार्य होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे का विरोधी हो जाएगा। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, रूल ऑफ लॉ, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता, प्रभावशीलता आदि सुशासन की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ये अधिकतम संख्या में अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, ये आंसर है। सभी नागरिक सुविधा प्रदान करना, कोई में से कोई नहीं। जो कमजोर वर्ग हैं उनको कल्याण का प्रबंधन करना कल्याणकारी राज्य का मेन उद्देश्य होता है। ठीक, कल्याणकारी राज्य के इस विशेष रूप में कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत, क्रीमी लेयर को अर्थात पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना भी सभी किसानों के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए है। संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाएं को लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से ही स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के केंद्र से वंचित वर्ग ही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? यह जो है कल्याणकारी राज्य की कॉन्सेप्ट है कि राज्य हर जगह है और अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। ये ऑप्शन हो जाएगा। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास, प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है। तब मात्र शांति बनाए रखना, विवादों का समाधान, आवश्यकता सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही इसका कार्य सीमित नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? समाजवादी राज्य, साम्यवादी, कल्याणकारी, राजनीतिक समानता। ये साम्यवादी नहीं है भारत में, जबकि कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी राज्य है और राजनीतिक समानता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, न्याय, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी सरकार के राज्य के दर्शन के उल्लेख को संविधान में नहीं किया गया है। समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, न्याय का उल्लेख हमें उद्देशिका में मिलता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 में नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत सन्निहित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसमें जो है भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक गलत हो गया, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र गलत है, भारत में कुलीन तंत्र नहीं है, भारत में संसदीय या संसदात्मक प्रजातंत्र सही है। भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः जनता में निहित होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है, हम भारत के लोग। साथ ही भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, अर्थात भारत की राजसत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधित्व निर्वाचित करने का अधिकार है, जनता के स्वामी ना होकर सेवक हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है?
संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता और शिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत है एकल कार्यपालिका होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका या सत्ता का केंद्रीकरण होना, या सत्ता केंद्रीकृत होती है अध्यक्षात्मक शासन में। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। क्या है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की? तो इसमें कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, और ऊपर बड़े सभी तथ्य सही हैं, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है तथा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका संसद को भंग नहीं कर सकता। अतः उपयुक्त तीनों विकल्प कथन सही हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? प्रेसिडेंशियल। तो ये है यूएसए में, यूएसए ने अपनाया था पहली बार अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है और लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, संविधान लिखित है, यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकार को चुनने या बदलने का अधिकार प्राप्त है, यही प्रजातंत्र है। सरकार जो है जनता के लिए होती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए ही काम करती है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने या बदलने का अधिकार है, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन सही उचित तरीके से नहीं करते, तब जनता चुनाव समय समय पर चुनाव होते हैं माध्यम से सत्तारूढ़ दल सरकार को पराजित कर हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। क्या? साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है लोकतंत्र। ठीक, ये ऑप्शन सही है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है यह है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों के समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होती है। चूँकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की जरूरत होती है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एवं बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की जरूरत होती है। इन निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि को विकसित करते हैं। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ ये है कि जो भारत में जो मेन राज्य का जो हेड होगा वह जो है निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत होगा। ठीक, तो भारत में वंशानुगत का शासन नहीं है, यही है इसका कि भारत एक गणतंत्र है। जो राष्ट्रपति होता है, इलेक्शन होता है, यही होता है रिपब्लिक। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वो वंशानुगत नहीं हो सकता। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। ठीक, तो दोस्तों इसमें भी और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, हम लोग उसको दूसरे पार्ट में करेंगे। और यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।